हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं डीके सिंह और मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, मैं फिर वापस आ गया हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जहां पे मैं आज यहां पे बात करने वाला हूं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है ना। आपका क्लास 10 का मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए 10th का सिलेबस है, जो कि आपका साइंस है, विज्ञान। ठीक है ना। उसमें मैं पहला चैप्टर से कुछ वीवीआई क्वेश्चन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आज मैं यहाँ पे आया हूँ, जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो ये आज का वीडियो का पहला भाग है। इसको अलग अलग भाग में करेंगे, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में अगर सारा करूंगा तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको अलग अलग पार्ट में अलग अलग भाग में लेकर आऊं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये चैप्टर 1 है ना, विज्ञान का चैप्टर 1 है। अब चैप्टर 1 का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है। तो ये किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए जो एनसीईआरटी का सिलेबस है काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए मैं क्वेश्चन को अलग अलग छांट कर लाऊं और आपके सामने सिर्फ उसी सवाल को लाया जाए जो सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैं आपके लिए प्रॉपर यहाँ पे क्वेश्चंस उसका आंसर्स लेकर आया हूँ, ताकि आपको नोट्स का भी दिक्कत ना हो और एक एक चीजें आपको मैं आसानी से बारीकी से समझा सकूं। तो यहाँ पे आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे, जो सीरियस तरीका से बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, वो इस पे ध्यान देंगे। आज इनको पढ़ना लिखना नहीं है, वो वीडियो कितना देखेंगे नहीं देखे उससे कोई मायने मतलब नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, पढ़ने वाले मेरे साथियों, तो आप ध्यान देंगे कि ये जो मैं आज यहाँ पे टॉपिक लेकर सामने आया हूं, वो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आपका पहला अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। किसे कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। सवाल को पूरा बढ़िया से सुन लीजिए। यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप इसका आंसर देखिए। मैं एक एक करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं इसका आंसर। ठीक है ना। और मैं समझाते चलूंगा। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए कि जिस अभिक्रिया में किसी रंग के अवक्षेप अर्थात जल में अविलेय पदार्थ का या अविलेय वस्तु का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को, वैसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स के बीच दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है कि मतलब कितना लिखे क्या नहीं लिखे, है ना। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट वाइज एकदम चलना पड़ेगा, टू द पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भी लिखने का जरूरत नहीं, बहुत कम भी लिखने का जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा लिख देंगे तो लगेगा कि मैट्रिक का जो स्टूडेंट है पीएचडी वाला कहानी लेकर आया है, पीएचडी का थीसिस लिख रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत कम लिखते हैं तो लगेगा कि एलकेजी का बच्चा लिख रहा है। तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं देना है। आप उस स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिए, उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, रेगुलर रहिए उस पे, जो आपका 10th बोर्ड के हिसाब से है। ठीक है ना। तो आपको बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है। तो इस नोट्स को आपके सामने लाने का, आपके सामने डिस्कस करने का बेसिक पर्पस ये है मेरा कि आप समझ पाए आसानी से कि बोर्ड एग्जाम में आपके लिए डिमांडिंग क्या है, कितने चीजों आपसे मांगा जा रहा है। जितना मांगा जा रहा है उतना ही देना भी है, उससे कम भी नहीं चलेगा, उससे ज्यादा का जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि आपके पास समय सीमा का एक बंधन होता है, उसी टाइम लिमिट में आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है ना। तो आपको बस इतना ही लिखना है। जब आपसे पूछा जाए कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो बस आपको इतना ही लिखना है कि जिस अभिक्रिया में किसी रंग के अवक्षेप अर्थात जल में अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आपके सामने एक उदाहरण यहाँ पे है, एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। ये देखिए आपके पास क्या है? सोडियम सल्फेट है ना। अब उम्मीद कर रहा हूं मैं आपसे कि आप यहाँ पे 10th क्लास में अगर हैं और अगर आप सीरियस कैंडिडेट है, सीरियस स्टूडेंट है बोर्ड एग्जाम को लेकर, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अभी दिसंबर चल रहा है। ठीक है ना। अभी दिसंबर चल रहा है आज। ठीक है। आज हो गया आपका 16 दिसंबर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपका रिवीजन अच्छा से चल रहा होगा, तैयारी से चल रहा होगा और काफी सारे सिलेबस खत्म भी हो गए होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का पूरे साइंस का पहला चैप्टर है, तो इसका पढ़ाई काफी पहले ही हो जाता है। ठीक है ना।
तो आपको पता होगा कि सोडियम सल्फेट है, ये हमारा बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट का जब अभिक्रिया होता है बेरियम क्लोराइड के साथ, तब बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। नाम एकदम ध्यान रखेंगे, क्योंकि नाम जो होता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ दिए जाएंगे। कई बार क्या होता है कि नाम दे दिया जाएगा यौगिक का, अब बोलेगा इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। कई बार रासायनिक सूत्र दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका रासायनिक नाम लिखिए। तो दोनों क्वेश्चन को घुमा फिरा कर उलट पलट कर पूछ देता है, तो आपको दोनों चीजों की जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि सोडियम सल्फेट का जब अभिक्रिया हो रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस यहाँ पे क्या बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड बना हुआ है। तो इस अभिक्रिया में आप देखेंगे दोस्तों, तो मैंने क्या किया है कि डायरेक्टली इसको बैलेंस करके लिख दिया है। बैलेंसिंग यानी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, संतुलित करना, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आज ही के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां मैंने बैलेंस करके यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है, यहाँ पे अब क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, यहाँ पे सल्फेट, इधर भी सल्फेट, इधर बैरियम, इधर ही बैरियम। मतलब आपका अभिकारक हो गया ना। रिएक्शन से पहले, अभिक्रिया से पहले वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने वाले जो पदार्थ हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, या उत्पाद बोलते हैं। बात समझ में आ गया, क्या क्या बोलेंगे, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलेंगे या हिंदी में प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। बात समझ रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि यहाँ पे बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना। किसका अवक्षेप यहाँ बना हुआ है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना हुआ है। ये आपका क्या हो गया, नमक का सूत्र हो गया ना, रासायनिक सूत्र हो गया नमक के लिए, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या बना हुआ है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना हुआ है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की सवाल की तरफ। एक एक करके आप सवाल यहाँ पे देखते जाइएगा, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूं वो दोनों मीडियम में क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दोनों मीडियम के लिए लिख रखा हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों कि टीचर चाहे कोई भी होंगे, एक ही समय पे दोनों मीडियम में पढ़ाना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है, इसीलिए अलग अलग मीडियम के हिसाब से अलग अलग पढ़ाई करवाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने एक आपके सुविधा के अनुसार क्वेश्चन को कम से कम दोनों भाषाओं में लिख रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और यहां पे देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, जो आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए छाट कर लाया हुआ हूं। तो आप वीडियो में बने रहिए, एक एक बात को यहाँ पे समझते रहिएगा, एकदम बिल्कुल बारीकी से मैं एक एक चीज को समझाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरे सवाल पे, ऑक्सीजन के ह्रास या योग के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। इंग्लिश में मैं पहले इसको रीडिंग कर दे रहा हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा क्वेश्चन में है क्या। क्योंकि किसी भी सवाल को हल करने से पहले, उसका आंसर लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। अगर सवाल में पूछा क्या जा रहा है ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप उसका सही जवाब कभी दे नहीं पाएंगे, और अगर सही जवाब नहीं देंगे तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे लिखने का नंबर मिलता है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो अच्छा से अगर आंसर लिखना है तो अच्छा से आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा से चीजों को समझना पड़ेगा और बेसिक कंसेप्ट को हमेशा क्लियर रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ देता हूं, उसके बाद समझाता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का गेन और लॉस के हिसाब से आपका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से, है ना। तो ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन को हम लोग उपचयन बोलेंगे, जबकि रिडक्शन को अपचयन बोलेंगे। लेकिन हमें किस आधार पे बताना है, हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे योग के आधार पे और ह्रास के आधार पे। और किसका योग, ऑक्सीजन का योग, किसका ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास। योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जबकि ह्रास का मतलब क्या होता है, घटना, है ना, रिमूवल। योग का मतलब एडिशन। बात समझ पा रहे हैं। तो उसके आधार पे, मतलब ऑक्सीजन के ह्रास या योग के आधार पे, जुड़ने या घटने के आधार पे बताना है कि उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ठीक है ना। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताना है। ऑक्सीडेशन उपचयन, रिडक्शन अपचयन, ठीक है ना। इसको समझाना है। और इस तरह के सवाल जो होते हैं ना वो 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर में पूछे जाते हैं। आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ उपचयन का, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बात करने वाला हूँ, उपचयन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो उपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या इसी को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका हो गया ऑक्सीकरण या उपचयन। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के साथ ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है ना। किसका योग होगा, ऑक्सीजन का योग होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, या इसी को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया। ध्यान से देख पा रहे होंगे, आपके पास रिएक्शन एकदम सामने पे है, ठीक है ना। अब लोग यहाँ पे देखिए, इसका एक उदाहरण देखिए। यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉपर है। कॉपर जब किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा है, कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है। और चूंकि दोस्तों कॉपर यहाँ पे क्या धातु है, इसीलिए धात्विक ऑक्साइड हो गया। ये क्या धातु है, तो कौन सा ऑक्साइड बन रहा है, धात्विक ऑक्साइड बन रहा है। मैं यहाँ पे बगल में लिख दे रहा हूं, ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड को अधात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। तो एक अलग टॉपिक, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना। फिलहाल हम लोग इस सवाल को समझते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस भी कर दिया हुआ है, 2 कॉपर यहाँ है अभिकारक तरफ में और 2 कॉपर आपका प्रतिफल तरफ में है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम यानी 2 परमाणु, ऑक्सीजन का यहाँ पे भी 2 परमाणु, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बात कर लेते हैं अपचयन या अवकरण के बारे में, ठीक है ना। आगे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे अपचयन या अवकरण, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका देखिए परिभाषा यहाँ पे कि वह अभिक्रिया यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी, है ना। ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी। योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना, है ना, जुड़ना, ऐड होना। बात समझ पा रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में, अपचयन अभिक्रिया के बारे में, यानी अवकरण अभिक्रिया के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि वैसी अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो आपके पास तीर दिख रहा है यहाँ पे सामने ना, ये तीर के जो बाएं तरफ में होता है, ये सब बायां पक्ष, ये सारे क्या हैं, आपके अभिकारक हैं। इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। जबकि आपका दाहिने तरफ यहाँ पे देख रहे हैं ना, सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। प्रतिफल या उत्पाद बोलेंगे, प्रतिफल या क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में प्रोडक्ट, इधर साइड वाले को रिएक्टेंट, ठीक है। तो आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखेंगे आपका कॉपर का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या क्या बना, यहाँ पे कॉपर बन गया और वाटर H2O बन गया, ठीक है ना। सबको जानते हैं H2O को भी, जल है आपका, ठीक है। तो बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से जो आपका ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे जाके जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, मतलब यहाँ से तो कमी हो गया। हमको कहाँ पे देखना होता है, रिएक्टेंट साइड में, यानी जो हमारा तीर के बाएं तरफ अभिकारक होते हैं उनमें हमको देखना रहता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे घट रहा है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड के साथ पहले ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर गया तो यहाँ पे कॉपर अलग हो गया और वाटर यहाँ पे बन गया, यानी ऑक्सीजन जो है आपका हाइड्रोजन के साथ जुड़ के यहाँ पे वाटर का निर्माण कर दिया, है ना, वाटर का, जल का निर्माण कर दिया। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि इसके पहले वाले जो रिएक्शन था, पहले वाले अभिक्रिया था उपचयन, वहां पे आप क्या देख पा रहे थे यहाँ पे कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा था ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन हो गया। ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए यहाँ पे अगले सवाल आपके पास क्या है, उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपके यहाँ पे अगला सवाल क्या आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, है ना। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, यानी कि बैलेंस कीजिए। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को बैलेंस कीजिए या संतुलित कीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका अभिकारक है और जितने आपके प्रोडक्ट यानी प्रतिफल है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाकर आपका यहाँ पे ये संतुलित हो पाएगा, ठीक है ना। तब मैं इसी में कर दे रहा हूं यहीं पे। तो ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2,
यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 बराबर दिख रहा है। सल्फर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे भी सल्फर कितना 1 बराबर दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए आप 2 है, 2 एटम 2 परमाणु, लेकिन इधर देखिए आप प्रतिफल तरफ तो 1 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो टोटल कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है ना, टोटल कितना हो गया 3 हो गया। मतलब ये संतुलित नहीं है, ये ढांचा समीकरण है। ढांचा समीकरण को क्या बोलते हैं दोस्तों, कंकाली समीकरण। मतलब बैलेंस करने से पहले, संतुलित करने से पहले जो अभिक्रिया आपके पास है उस अभिक्रिया का जो समीकरण होगा, रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन, उसको हम लोग ढांचा समीकरण कहते हैं। और जब उसको बैलेंस कर देंगे ना तो बैलेंस्ड इक्वेशन यानी कि संतुलित समीकरण हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमें संतुलन में करना क्या होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसके बाएं तरफ जो भी हमारे पास अभिकारक है और दाहिने तरफ जो भी हमारा प्रतिफल है, ठीक है ना, तो दोनों को हम लोग क्या परमाणुओं की संख्या को बराबर करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे बराबर करेंगे। हम लोग को पता चल गया क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 परमाणु, जबकि यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 है। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं बैलेंस करना। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, इसमें देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 2 अगर लगा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा देंगे, तो 2 जैसे लगा देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया और 2 यहाँ पे भी था, तो 2 कितना हो गया 4 हो गया, 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है ना, अब ध्यान देंगे, अब इसके आगे हम लोग अब बात करें तो 4 हो गया, मतलब अब यहाँ पे 4 हो गए तो इधर भी 4 करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पे 2 किए ना तो 2 दूना का 4, आपका जो हाइड्रोजन वो भी 4 हो गया, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 2 ही है, मतलब 2 यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। ध्यान से एकदम देखिएगा, मैं शुरुआत कहाँ पे किया हूं कि यहाँ पे देख रहे हैं वाटर, आपका जो जल का यहाँ पे अणु बना हुआ है, तो जल में ऑक्सीजन 1 था, इसको बैलेंस करने के लिए जब यहाँ पे 2 लगा दिए ना तो 2 दूना का 4 हाइड्रोजन हो गया, जबकि यहाँ पे देखिए आपका 2 ही था, तो 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तब ना 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी और तब 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी आएगा। ठीक है ना, तो 4 हाइड्रोजन बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, सल्फर देखिए आपका यहाँ पे पहले 1 था, अब 2 हो गया, 2 से गुना किया ना तो सल्फर 2 हो गया, और सल्फर यहाँ कितना है 1 ही है, तो 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, सल्फर अब बराबर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 को पहले से था तो 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 एकम 2 6 हो गया, मतलब 3 से यहाँ लगाना पड़ेगा तो ये आपका 3 हो गया। अब जाके आपका बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा, है ना, तो आगे आप यहाँ पे अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, जल का निर्माण करेंगे, है ना, क्या बनाएंगे, जल का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे ना तो यहाँ पे 2 परमाणु दिखेगा, किसका 2 परमाणु यहाँ पे है, हाइड्रोजन का, 2 परमाणु किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे जल का है ना, ये क्या है आपका जल है, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 1 है, जबकि इधर साइड में कितना है 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से अगर गुना करेंगे ना तो 2 दूना का 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे जब हो गया तो 2 यहाँ पे भी था, ऑक्सीजन बराबर, 2 दूना का 4 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, अगर 2 से यहाँ पे गुना करेंगे ना तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया, अब जाकर ये संतुलित हो गया। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर वीडियो में एकदम साथ साथ बने रहिएगा, साथ साथ पढ़िएगा मेरे साथ, तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएगी। और मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आपको वो बातें समझा दूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम जरूरी है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूं उसमें। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास क्या दिख रहा है, तीसरा अभिक्रिया में, यानी तीसरा जो समीकरण आपके पास है वहां पे देखिए आपका कैल्शियम है ना। आपको संकेत पता होना चाहिए, है ना, आपको संकेत पता होना चाहिए। मेरे चैनल में अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर रखा है जहां पे मैं अलग अलग तत्वों का 1 से 20 तक मैंने उसमें बता रखा हुआ है कि अलग अलग तत्व के संकेत क्या है, उनके नाम क्या है और उसका हम लोग परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान कैसे याद करते हैं, मैंने बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा Ca किसके लिए होता है, कैल्शियम का संकेत है। H2O किसके लिए आता है, जल के लिए होता है। तो जब कैल्शियम यहाँ पे आपके साथ जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, चूना पानी बनाएगा। ये क्या है आपका, चूना पानी है। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गीला गीला चूना, है ना, क्या बोलते हैं, गीला या बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है ना, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, बहुत बार पूछा जाता है। इंग्लिश मीडियम का बोर्ड हो, हिंदी मीडियम का बोर्ड हो, बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है ना,
यहाँ पे देखेंगे आप तो कैल्शियम, यहाँ भी कैल्शियम, यहाँ पे देखिए आप तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पे दिख रहा है वाटर, यहाँ पे OH, OH का होल 2, OH का होल 2 मतलब क्या है, दो दोनों में गुना किया है ना, दो का मतलब क्या हो गया, दो दोनों में गुना कर रखा हुआ है। ये बात आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास कितना हो गया, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन आपके पास कितना हो गया, आप देखिए ऑक्सीजन आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास देखिए यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गया और दो गो हाइड्रोजन भी हो गया है ना, दो ऑक्सीजन भी हो गया और दो गो हाइड्रोजन भी आपके पास हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है कि आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ना, संतुलित करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे संतुलित करते हैं इसको। ऑक्सीजन यहाँ पे कम है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास अगर कम है तो यहाँ पे क्या करने वाले, ऑक्सीजन आपके पास कितना है, दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना आपके पास, दो ऑक्सीजन है, तो दो से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, दो यहाँ पे, दो से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन दो से जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आपके पास, 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना आपके पास, 2 है। कैल्शियम तो आपका बराबर ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या दिमाग लगाना रहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे चेक कर लेना होता है, ठीक है ना। हम लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि मतलब कौन बराबर है और कौन बराबर यहाँ पे नहीं है ना। खाली हम लोग कितना चेक करना होता है, कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास अभी भी बराबर ये नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन आपके पास कितना, 2 को दिख गया, हाइड्रोजन आपके पास कितना दिख गया, 2 को दिख गया। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 2 से अगर गुना कर देते हैं ना, अगर मान लीजिए 2 से गुना करेंगे तो पूरा ही गुना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। आपके पास कितना हो गया, ये वाला है 4 और यहाँ पे हो गया 4 और 2 से गुना करेंगे तो ये भी आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे आपके पास जो यहाँ पे लिखा गया है अभिक्रिया, तो आगे वाले अभिक्रिया में अगर देखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखा गया है, यहाँ पे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन किसके साथ है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। नाइट्रोजन किसके साथ अभिक्रिया यहाँ पे किया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना है, 2 परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 परमाणु, है ना। यहाँ पे देखिए आपका NH3 है, NH3 को लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, NH3 को लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, ठीक है ना, अमोनिया। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2 गो है, यहाँ पे आपका 1 गो है, ठीक है ना। तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 गो बराबर हो गया यहाँ भी, ठीक है ना, 2 गो यहाँ भी, 2 गो यहाँ भी, लेकिन 2 तिहाई 6 गो हाइड्रोजन हो गया, तो 3 से गुना करेंगे ना, 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन हो गया, भी बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या आपके पास पोटेशियम दिया हुआ है, अब पोटेशियम के साथ आपके पास क्या है, यहाँ पे वाटर, क्या किसके लिए लिखते हैं, पोटेशियम के लिए। अब पोटेशियम का अभिक्रिया किसके साथ हुआ है, यहाँ पे वाटर के साथ हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनाएगा हमें ये बताना है। तो आपका देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया जो कि एक प्रकार का क्षारक है, ये क्या है आपका क्षारक है। हम लोग अम्ल क्षारक वाला जो चैप्टर है ना वहां पे इसके बारे में हम लोग बात किए हैं, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में एक अलग वीडियो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ बैलेंस करना है, आपको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 1 गो, 3 गो हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है, ठीक है ना। तो ये बैलेंस नहीं दिख रहा है, तो जब बैलेंस नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 दूना 4 गो यहाँ पे हो गया। अब 2 से यहाँ पे गुना कर सकते हैं, लेकिन 2 से मैं यहाँ पे गुना करूंगा ना तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी और 2 गो यहाँ पे भी, 4 गो हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी, 2 गुना 1, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी, सॉरी 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी। पोटेशियम यहाँ पे देखिए 2 गो हो गया, तो 2 से यहाँ भी आपको गुना करना पड़ेगा। अब देखिए आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। लास्ट में देखिए आपके पास क्या यहाँ पे दिया गया है, मीथेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। CH4 को क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे, ठीक है ना। तो मीथेन का अभिक्रिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या क्या बन रहा है यहाँ पे आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो कार्बन यहाँ पे बराबर दोनों तरफ दिख रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 परमाणु, जबकि हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना परमाणु है, 2 परमाणु है, ठीक है ना। कितना परमाणु है, 2 परमाणु यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 2 दूना का 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। 2 गुना 1 ऑक्सीजन, 2 गो हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 गो हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 गो है, तो 2 2 कितना 4 ऑक्सीजन हो गया,
मतलब 2 से यहाँ भी गुना करेंगे तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान तरीका से हम लोग इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। वैसे तो मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर यहाँ पे आ ही रहा हूं, लेकिन ये ऐसा सवाल है जो हर एक बोर्ड एग्जाम में हर एक साल 1 2 3 4 कुछ ना कुछ यहाँ से रिएक्शन आता ही आता है, कुछ ना कुछ अभिक्रिया आपसे प्रूफ करने आता ही आता है एकदम, ठीक है ना। ये गारंटेड क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन गारंटेड है बोर्ड में आएगा ही आएगा, उस क्वेश्चन को क्यों ना बढ़िया से प्रिपेयर कर ले, क्यों ना बढ़िया से तैयार कर ले, ताकि हमें बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगले सवाल की तरफ। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला सवाल आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो अगला सवाल आपके सामने है, स्क्रीन के सामने अगला सवाल आपके पास आ चुका है। और सवाल में अगर ध्यान से आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम टिक करके रखिए। मैं सारे क्वेश्चन जो भी ला रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो साथियों यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखेंगे कि आपको जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अगर बढ़िया से पढ़ लिए ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर लाने से, अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। अगर इसके बाद भी मान लीजिए आप अगर अच्छा से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, समझ रहे बात ना। इसके बावजूद भी आप तैयारी अच्छा से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। तो आपको अपने आप के साथ चीटिंग नहीं करना है, अपने आप में ईमानदारी आपको रखना है। बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे, आपको अपने आप में यहाँ पे क्या रखना है, ईमानदारी रखना है। बात समझ पा रहे हैं ना, ताकि आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम का स्कोर अच्छा आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सवाल में बोला गया वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। सवाल देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आपका मोबाइल का कैमरा चालू है, उसमें देखिए आप सामने में वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया, है ना। यानी वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का उल्टा यानी कि विपरीत क्यों कहा जाता है। उसी प्रकार से वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्यों कहा जाता है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो आपको यहाँ पे सवाल समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो सवाल दिया गया किस टॉपिक से दिया गया, ठीक है ना। तो हम लोग के पास जो एनसीईआरटी किताब में जो टॉपिक होता है, वहां पे एक आपका टॉपिक है अभिक्रिया के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उस टॉपिक से क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसके आंसर की तरफ हम लोग बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे क्या है, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, है ना, वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर या संयोग करके, संयोग का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, संयोग का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना, उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया हमारे पास हो गया। यहाँ पे देखिए आप, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था यहाँ पे, है ना, वाटर का जो रिएक्शन लिखा था जल का निर्माण के लिए, जो मैंने बैलेंसिंग करने के लिए सिखा रखा था। तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं। आपस में इनका जब संयोग होता है तो क्या बनता है, जल बनता है, यानी जल का निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, है ना, वाटर का मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जल का अणु का निर्माण हो रहा है। एक बात मैं आपको यहाँ पे हमेशा याद दिला देना चाहूंगा, और ये बात मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना, कि यहाँ पे जब भी आपके पास कोई भी रिएक्टेंट दिया गया या कोई भी प्रोडक्ट दिया गया, कोई भी पदार्थ लिखा गया, ठीक है ना, उसके बगल में मान लीजिए कि ब्रैकेट में अगर दिया गया ऐसा G लिखा हुआ है या S लिखा हुआ है या L लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो भौतिक अवस्था है। क्या है उसका, भौतिक अवस्था, मतलब फिजिकल स्टेट, मतलब किस अवस्था में वो दिया गया जो पदार्थ है ना, किस अवस्था में पाया जाता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसियस स्टेट, इसीलिए स्मॉल G लिखा गया है ब्रैकेट में, हमेशा याद रखिएगा। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा गया यहाँ पे, G लिखा है, मतलब ये गैसीय अवस्था, गैसीय स्टेट में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
आपके पास क्या है यहाँ पे जल है ना, तो जल यहाँ पे क्या है, लिक्विड यानी द्रव अवस्था में है। लिक्विड स्टेट का मतलब क्या होता है, द्रव अवस्था में। तो आपको अवस्था भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, है ना, अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मिले हुए हैं, किसका किसका संयोग हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हुआ है, किसके साथ हुआ है, ऑक्सीजन के साथ हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बना दिए, और इस नए पदार्थ का नाम क्या है, जल है। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास 4 आइटम, यहाँ पे 2 दूना का 4 आइटम, 4 परमाणु यहाँ पे हाइड्रोजन का, 4 परमाणु यहाँ भी हाइड्रोजन का, बराबर है। 2 परमाणु यहाँ पे ऑक्सीजन का, 2 परमाणु यहाँ पे भी ऑक्सीजन का, ये भी बराबर है। मतलब अपना बात बन गया, हमारा जो समीकरण है संतुलित समीकरण है, ठीक है ना। तो चलिए ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया देख लेते हैं। दोनों को पूछा कि एक दूसरे को उल्टा क्यों कहा जाता है, तो एक दूसरे को उल्टा कहे जाने का कारण क्या है कि दोनों को आप ध्यान से देखेंगे ना, तो एक की स्थिति में आप क्या देख पाएंगे यहाँ पे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ का क्या होता है, यहाँ पे जुड़ना, है ना, संयोग करना। लेकिन वियोजन में क्या होता है, यहाँ पे एक ही पदार्थ टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया, यानी कैसा रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बात हमेशा याद रखेंगे दोस्त, ठीक है ना, वरना आपको दिक्कत होगा। तो आपको दोनों भाषा में इसीलिए मैं बता दे रहा हूं, कम से कम कीवर्ड जो होते हैं साइंस का, विज्ञान का, आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, कि वियोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन, अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। परिभाषा को इंग्लिश में डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए ये बात हमेशा याद रखेंगे, नए, ये आपका कीवर्ड है, नए। नए का मतलब ही क्या है कि जब तक नया पदार्थ नहीं बन रहा है तब तक उसको रासायनिक परिवर्तन नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। कोई भी पदार्थ से जब तक मान लीजिए नया पदार्थ नहीं बनेगा तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन नहीं बोलेंगे। आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे परिभाषा क्या है कि इस अभिक्रिया में जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा ना, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। बात समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक है। तो आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा वियोजन अभिक्रिया। और यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये आपके पास है विद्युत अपघटन, है ना, विद्युत अपघटन। किसका विद्युत अपघटन हो रहा है, यहाँ पे जल का। जल का जब विद्युत अपघटन होता है तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा, ठीक है ना। यही वाला अभिक्रिया का उल्टा देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा था, संयोजन अभिक्रिया की स्थिति में कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस आपस में मिलकर आपस में संयोग करके जल का निर्माण कर रहे थे। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन के माध्यम से, है ना, विद्युत अपघटन के माध्यम से जल यहाँ पे टूटकर क्या बना रहा है, 2 प्रकार के गैस बन रहे हैं। कौन कौन से गैस है यहाँ पे, तो एक गैस आपका हाइड्रोजन है जबकि दूसरा गैस ऑक्सीजन है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और मेरा यही पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, पूरा उम्मीद कर रहा हूं कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% काम आने वाली है, बशर्ते कि आप उसको बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपका पढ़ाई, आपका जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम का, बहुत ही धाकड़ तरीका चल रहा होगा, बहुत ही मजबूती के साथ तैयारी में लगे हुए होंगे। अब चूंकि आपका दिसंबर आ चुका है, दिसंबर भी मान लीजिए आपका आधा महीना गुजर चुका है, आज हो गया 16 दिसंबर, यानी कि दिसंबर आपका आधा बचा हुआ है। तो कुल मिला के समझिए कि आपके पास नया साल एक नए उमंग के साथ आने वाला है, जिसमें आप नए तरीका से पढ़ाई करेंगे और एक प्रॉपर तरीका से स्ट्रेटजी लेकर, प्लानिंग करके आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी में जुट जाइएगा। तो उम्मीद कीजिए यहाँ पे, और ऐसा मान के चलिए कि आपके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ये साल 2022 भी अब बीतने को है, ठीक है ना। तो नया साल में नए उमंग के साथ तैयारी कीजिएगा और बल्कि तैयारी तो क्या, अभी आप तैयारी में लगे रहिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका मार्क्स अच्छा आ जाए, ठीक है। अब बाकी मैं आपके सामने हूं, जहां पे भी कुछ भी दिक्कत होगा मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपके सामने सवाल लाया जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल यहाँ पे आप देखेंगे तो अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इस सवाल को डिजाइन किया गया है, ऐसा भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना।
तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि सवाल में क्या पूछा गया। तो सवाल में पूछा गया है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि सोडियम क्या है, एक प्रकार का तत्व है ना। सोडियम एक एलिमेंट का नाम होता है, ठीक है ना। सोडियम क्या है, एक एलिमेंट का नाम होता है, एक तत्व का नाम होता है जो कि धातु है ना। धातु यानी कि मेटल है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसको क्यों रखा जाता है, कहां पर डुबा कर रखा जाता है। केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखा जाता है। इसी के इंग्लिश में देखिए यहाँ पे वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज, है ना। क्यों, इमर्ज मतलब रखा जाना, डुबा कर रखना। तो वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, उसको सोडियम तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो अब देखिए उसका हम लोग यहाँ पे आंसर पढ़ लेते हैं। ये आंसर आपका काफी इंपॉर्टेंट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। ये 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछ दिए जाएंगे, है ना। ज्यादातर इसको 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन मान के चलिए कि 2 नंबर या 3 नंबर ऐसा ही पूछा जाएगा, या 2 ही नंबर मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका जवाब की तरफ यहाँ बढ़ते हैं। एक एक करके मैं यहाँ पे देखिए समझते जाइएगा आप यहाँ पे कि सोडियम सामान्य ताप, सामान्य ताप का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ना। सामान्य ताप का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, यानी सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है ना। नमी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मॉइस्चर। ताप का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर। हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं ना, एयर के प्रेजेंस में। यानी हवा की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करेगा, रैपिडली, तेजी से मतलब रैपिडली अभिक्रिया करेगा, यानी रिएक्शन करेगा, तो क्या होता है यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और अगर यहाँ पे आप रिएक्शन देखेंगे, सोडियम का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो एक नया धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। अब मैंने आपको अभी क्या बताया था कि धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी ऑक्सीजन धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। यानी यहाँ पे जो सोडियम ऑक्साइड है ना, वो आपका धात्विक ऑक्साइड है। धातु के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया मतलब धात्विक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए मैंने इसको बैलेंस करके लिख रखा हुआ है, संतुलित कर दिया है। ध्यान से देखेंगे यहाँ तो सोडियम का 2 एटम था, 2 परमाणु था, 2 से गुना कर दिए 4 हो गया। तो यहाँ पे भी 4 से गुना कर दिए 4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था आपका, 2 को परमाणु, 2 से गुना करे ऑक्सीजन में बराबर, ऑक्सीजन इधर भी बराबर इधर भी बराबर, सोडियम इधर भी बराबर इधर बराबर। यही तो है आपका संतुलन, है ना। इसी प्रकार से आपको जिंदगी में भी संतुलन बना के रखना पड़ेगा। आपका पढ़ाई पे भी संतुलन बना कर रखना पड़ेगा। वहां पे भी 5-5 सब्जेक्ट, 5-5 विषय का एग्जाम लिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि मैं अभी आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट आपका पीछे से गायब होता चला जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। वहां पे भी आपको संतुलन बना के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, दूसरा सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं आएगा, तो पूरा का पूरा रिजल्ट आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो वहां भी आपको संतुलन बनाना है। देख रहे हैं ना संतुलन का मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस तरह का अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पहले हम लोग क्या यहाँ पे सीख रहे हैं कि सोडियम ना केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, उसका हम लोग कारण यहाँ पे बता रहे हैं कि सोडियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ यानी हवा के साथ, नमी के साथ सामान्य ताप पे क्या बना देगा, सोडियम का ऑक्साइड बना देता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे देखिए अब जो आपके पास आने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि केरोसिन तेल में ना ये घुलेगा नहीं। सोडियम जो होता है वो केरोसिन तेल में घुलता नहीं है और न ही कोई अभिक्रिया करता है। न तो ये घुलेगा और न तो ये अभिक्रिया करे, कोई मतलब नहीं इसको भले उसमें रख दीजिए ले जाकर, सोडियम को भले ले जाकर रख दीजिए आप केरोसिन तेल में, कोई मतलब नहीं। ऐसा बोलिए कि सोडियम अपना एक तरफ है, केरोसिन अपना एक तरफ है, साथ साथ हैं लेकिन साथ होकर भी साथ नहीं है। समझ रहे ना यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे केरोसिन तेल यहाँ पे है और यहाँ पे आपका क्या है, पानी है। तो पानी के साथ तो हो भी सकता है, हवा के साथ हो भी सकता है, नमी के साथ तो हो भी सकता है, लेकिन केरोसिन तेल के साथ इसका कोई अभिक्रिया नहीं होगा। उसके साथ ना घुलेगा ना मिलेगा, तो काहे का अभिक्रिया, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं। समझ रहे हैं ना। तो कोई अभिक्रिया नहीं होता है, यही कारण है कि केरोसिन तेल को कहाँ पे, केरोसिन तेल में किसको रखा जाता है, सोडियम को कहां पर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्योंकि हमें पता है कि ये सोडियम जो है ना उसका कोई मेलजोल नहीं है किसके साथ, केरोसिन तेल के साथ, ठीक है ना। इसीलिए उसी के साथ रख दिया जाता है। बात समझ में आ गया।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, और जितना मैं बता रहा हूं ना उसी तरीका से एकदम बोर्ड पैटर्न में आपको आंसर लिखना होता है। बहुत ज्यादा या बहुत कम लिखने का भी जरूरत नहीं है, एकदम सटीक आंसर कैसे लिखा जाता है आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आपका देखिए आपके सामने यहाँ पे एक आगे सवाल आया हुआ है आपके पास, है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया को, है ना, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण इसको बोलिए, क्योंकि रासायनिक समीकरण कहां से बनता है, रासायनिक अभिक्रिया का ही होता है। जब अभिक्रिया ही नहीं होगा तो समीकरण कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो जब अभिक्रिया बनता है, अभिक्रिया होता है तो समीकरण बन ही जाता है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। Why should chemical equations be balanced? केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना चाहिए, क्यों जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया, बैलेंस करना सिखाया आपको, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि बैलेंस करना सीख गए, ठीक है, बढ़िया, नंबर तो वहां से भी आ जाएंगे, लेकिन अब हमको ये बताना है कि क्यों करें। किसी का सवाल हो सकता है मन में, क्यों करें, बैलेंस नहीं करें तो दिक्कत है क्या। तो दिक्कत है यहाँ पे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका विज्ञान बोलता है, ठीक है ना, आपका साइंस बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से आपको, तो क्या यहाँ पे बातें आपको समझ में आएगी। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली बातें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, क्यों महत्वपूर्ण है आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर ये चीज को आप एक बार बढ़िया से समझ जाएंगे ना तो आपको यहाँ से नंबर अच्छा आने से कोई नहीं रोक सकता, पूरा का पूरा फुल में फुल मार्क्स आएगा, गारंटी है। बस आप बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसका आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप लोग पढ़ाई करते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, यानी रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो हम लोग वहां पे क्या देख रहे होते हैं, एक नियम पढ़ते हैं हम लोग। कौन सा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मास, संरक्षण का मतलब कंजर्वेशन, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। उसका नियम क्या कहता है, उसका नियम कहता है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं। समान का मतलब क्या हो गया, बराबर होते हैं। समान का मतलब क्या हो गया, बराबर होते हैं ना। समान का मतलब क्या हो गया, बराबर, यानी कि इक्वल। तो ये नियम क्या कहता है हमें कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक, अभी मैंने आपको बताया है, अभिकारक का मतलब क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में बाएं पक्ष वाले में क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकारक बोलेंगे, लेकिन जो दाहिने पक्ष में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, और इंग्लिश में उसी को प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना, उत्पाद को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, अभिकारक को क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट बोलेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में, कोई भी समीकरण आ रहा है, बस रासायनिक समीकरण का बात हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे अभिकारक का संख्या जो है द्रव्यमान का, अभिकारक का जो संख्या है उत्पाद के संख्या के बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। वहां पे जो द्रव्यमान होते हैं क्या होंगे, बराबर, यानी मास क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, तो इस अभिकारकों के लिए समीकरण को संतुलित, मतलब इस अभिकारों को एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए, समान का मतलब क्या, बराबर करने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि आप जितना चीज, मतलब जो, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप खिचड़ी पका रहे हैं तो जितना दाल चावल मसाले डालेंगे उसी के हिसाब से ना आपका खिचड़ी तैयार होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 5 kg अगर मान लीजिए लेते हैं यहाँ पे मटेरियल बनाने के लिए, तो 10 kg का खिचड़ी नहीं तैयार होने वाला है, 5 ही kg का तैयार होगा। ठीक है ना, तो जितना मटेरियल हम मिलाते हैं ना उतना ही मटेरियल के हिसाब से आपका प्रतिफल बनेगा, उसका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए दोनों तरफ क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसीलिए इसे बैलेंस करके रखना, संतुलित करके रखना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। रासायनिक समीकरण को इसीलिए संतुलित करना जरूरी है। तो इसका कंप्लीट आंसर हो गया। ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल को आप यहाँ पे देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं अगले सवाल आपके लिए लेकर यहाँ पे आया हूं। देखिए यहाँ पे ये भी सवाल आपका बैलेंसिंग से रिलेटेड ही है ना, ये भी सवाल आपका बैलेंसिंग से रिलेटेड ही है कि आखिर किस प्रकार से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है ना, हम लोग किस प्रकार से किसी भी दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, इसके बारे में भी ये भी सवाल दिया गया है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किस प्रकार से आखिर हम लोग इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है ना, कैसे हम लोग इसको बैलेंस करेंगे हम लोग को यहाँ पे सीख लेना है। और जो चीज हम लोग पहले से सीख लेते हैं
उसी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करके अपना आंसर बना रहे होते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो काफी सारे यहाँ पे जो लोग होंगे ना, उनको ये बातें समझ में आ भी गई होगी, और काफी सारे जो लोग होंगे उसको समझने का कोशिश भी कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो आपका एग्जाम्पल मैं लाया हूं वो एग्जाम्पल कोई अलग से एग्जाम्पल लाया हुआ नहीं है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है आपके किताब से ही लिया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूं मैं यहाँ पे स्क्रीन में इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथियों जो देख रहे होंगे इसको, वो इसको समझेंगे और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि मतलब कैसे इसको आखिर हल किया जाए, कैसे इसको बैलेंस किया जाए, है ना। तो बैलेंसिंग आपको पता है, पहले से बैलेंसिंग आप सीख चुके हैं, पहले भी मैं कराया हूं, अभी भी मैं करा रहा हूं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो बैलेंसिंग है ना समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो एक तरीका देखिए, तो आपका एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है कि कैसे किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं ना, कैसे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक आप वहां अपना जो दिमाग जितना भी लगाना था आप यहाँ पे लगा चुके होंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस का मतलब क्या है, इसको संतुलित करेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2-3 मिनट का समय दे दिया, अब मैं आपको दिखाता हूं सॉल्व करके। आप मिला लीजिएगा, जो भी आप किए होंगे आप देखिएगा, समझ के आप मिलाइएगा कि मैं जो कर रहा हूं कि आपने भी उसी तरीका से किया है, अगर नहीं किया है तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों ध्यान से एकदम देखिएगा, यहाँ पे एक एक चीज को अगर देखिएगा एकदम समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे क्या करना, आपको तुलना करना होता है। तुलना का मतलब क्या, कंपेयर करेंगे ना। ये आपका रिएक्टेंट हो गया बाएं तरफ, दाहिने तरफ प्रोडक्ट हो गया। बाएं तरफ आपका रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे अभिकारक, और दाहिने तरफ क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, है ना। दाहिने तरफ क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, यानी प्रतिफल हो गया। तो दोनों का आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है, लिख लेना है, समझ लेना है ना। बात समझ पा रहे होंगे यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए 3 आपके पास परमाणु है। किसका 3 परमाणु दिख रहा है यहाँ पे, आयरन का 3 परमाणु यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना। आयरन का यहाँ पे कितना परमाणु दिख रहा है, 3 परमाणु दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 परमाणु दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 परमाणु, मात्र 1 परमाणु यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से आप गुना कर देंगे। 3 से गुना करेंगे, आयरन आपका क्या हो गया, बराबर। एफ ही किसका होता है, आयरन के लिए होता है ना। तो यहाँ पे आपका बराबर हो चुका है। ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए आपके पास कितना है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 4 से क्या करेंगे, आप गुना कर देंगे। ऑक्सीजन भी आपका इधर 4, इधर भी 4, बराबर हो गया। 4 से जैसे गुना करेंगे ना, तो हाइड्रोजन आपका 4 दूना 8 हो गया, मतलब 4 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, तो ये आपका बराबर हो गया। ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान, समझ में आ गया ना। अब देखिए आगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड। ये क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा ना, तो क्या बनाएगा, मैंगनीज का क्लोराइड बनाएगा, क्लोरीन गैस बनाएगा और H2O यानी जल, वाटर बनेगा। ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, क्योंकि संतुलित नहीं है ना। यहाँ देखिए क्लोरीन कितना आपके पास, 1 क्लोरीन, हाइड्रोजन 1 है, जबकि यहाँ क्लोरीन कितना आपके पास, 4 है। कितना क्लोरीन यहाँ पे दिख रहा है, 4 क्लोरीन दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 दिख रहा है। तो 4 से जैसे आप इसको करेंगे ना गुना, तो 4 हाइड्रोजन हो गया और 4 क्लोरीन भी हो गया। 4 क्लोरीन यहाँ पे, 4 क्लोरीन यहाँ पे, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे कितना करेंगे हम लोग, 2 से गुना करेंगे, है ना। कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन भी हो गया। 2 से जैसे गुना करेंगे ना, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, और 2 ऑक्सीजन आपका कहाँ पे था, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन था, मतलब ये भी संतुलित हो गया, बराबर हो गया। ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, आपके पास क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान से सुनिएगा, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का जब अभिक्रिया होगा ऑक्सीजन गैस के साथ, तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा, और क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ये क्या आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना। तो इसके लिए हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 2 गो है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 गो है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 कितना है, 3 हो गया। दाहिने तरफ 3 गो है, लेकिन बाएं तरफ 2 गो है। तो कैसे बैलेंस कीजिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बैलेंस करना सीख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस में क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑक्सीजन बराबर करना था ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गुना 1 2 हो गया, और 2 यहाँ पे, तो ऑक्सीजन 4 गो हो गया, है ना। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 यहाँ पे हो गया। ठीक है ना।
हाँ ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो अभी भी पूरा बराबर नहीं हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप गुना करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, क्योंकि 2 से जैसे यहाँ पे गुना किए ना तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया आपका 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन भी तो 4 हो गया, तो 2 से गुना करेंगे ना तो हाइड्रोजन भी 4 यहाँ भी हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर। लेकिन सल्फर 2 को हो गया तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ भी सल्फर 2 को बराबर। लेकिन अब देखिए ऑक्सीजन 2 दूना का 4 और 2 एकम 2, 4 और 2 6, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया ना, तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, ये भी अब बराबर हो गया। तो इस तरह से ना ये भी सवाल आपका 3 नंबर में दे दिया जाएगा। अब बोलेगा कि तीनों को आप संतुलित कीजिए, है ना। एक एक नंबर का देगा तो 3 को अगर रहेगा संतुलित करने तो 3 नंबर का दे दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये मतलब चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको इसी दिए गए अभिक्रिया में दिए गए समीकरण में आपको समझा दिया कि किस प्रकार से हम लोग उसको संतुलित करते हैं, किस प्रकार से उसको बैलेंस करते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखेंगे तो एक एक चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे मैं एक अगला जो सवाल यहाँ पे लेकर आया हूँ, अगला सवाल को आप ध्यान से यहाँ पे पढ़िए, है ना। अगला सवाल जो आपके पास मैं यहाँ पे लाया हूँ उसको भी ध्यान से पढ़िए। इसमें मैं 5 भाग में लाया हूँ, क्योंकि इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, इस तरह के सवाल 5 नंबर में आते हैं। ABCDE करके 5 नंबर के सवाल होते हैं, ठीक है ना। तो 5 नंबर के सवाल मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ, उसको भी हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए स्क्रीन में कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग बारीकी से पढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए वहां पे क्या पूछा गया पहले। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिया हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं उसी को, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हाँ तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो मैं इसको हल करने के लिए ही ऊपर में आपको खाली जगह छूटा हुआ है, मैं खाली जगह छोड़ रखा हूं, तो उसको वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ABC तीनों पार्ट को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहला सवाल आपके पास क्या दिया गया है, पहला सवाल दिया गया, ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा कि मीथेन को क्या करना है, वायु में जलाया जाता है। मीथेन को क्या जलाया जाता है, वायु में जलाया जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभिक्रिया लिख रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पे पहला भाग लिख रहा हूं, किसके साथ किया जा रहा है, उसको ऑक्सीजन के साथ किया जा रहा है ना। तो मीथेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन के लिए फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन के लिए क्या होता है, CH4। ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, O2। तो जब O2 के साथ अभिक्रिया करेगा ना तो क्या बना देगा, यहाँ पे CO2 बना देगा, और क्या बना देगा, H2O बना देगा, ठीक है ना। और साथ में क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा। और जब उष्मा निकलता है ना दोस्तों तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। जैसी अभिक्रिया जब कभी भी वहां पे उष्मा निकलेगा, उष्मा का उत्सर्जन होगा तो क्या बोलेंगे उसको, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो हमसे क्या बोला गया था, जब मीथेन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, मीथेन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, उसके लिए अभिक्रिया लिखना था। ये आपका मीथेन हो गया, आपका वायु हो गया, है ना। अब इसको हमको संतुलित करना है, तो कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एकमात्र हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, लगा देना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट लगा देना है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपका कोएफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। कोएफिशिएंट में आपका बराबर हो जाएगा। तो संतुलित करने वाला काम मैं आपको सिखा दिया हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप उसको संतुलित कर पाइएगा, ठीक है ना। आप उसको संतुलित कर पाइएगा। जैसे आप देखिए 2 से गुना करेंगे ना, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया बराबर। लेकिन ऑक्सीजन कितना, 2 एकम 2 और 2 यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, मतलब 2 से गुना करेंगे तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सवाल एक ही साथ बन गया। पहला तो मैं बता दिया किसके लिए समीकरण लिख दिया, और दूसरा यहाँ पे मैं संतुलित भी करना था तो संतुलित भी कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए बी पार्ट में देखिएगा। तो बी पार्ट में जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो बी पार्ट में क्या पूछा गया है कि जब एथेनॉल को, है ना, क्या बोला गया है कि जब इथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, बोला नहीं क्या बन रहा है, हमें बनाना पड़ेगा, है ना। बोला नहीं, बोला इथेनॉल का सोडियम के साथ अभिक्रिया कराना है, तो हम लोग यहाँ पे करा देते हैं। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2, ये होता है H5, ये हो गया OH, C2 ये हो गया C2H5OH, आपका इथेनॉल हो गया। और सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है Na,
ये जब आपस में रिएक्शन करेगा, आपस में अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा यहाँ पे C2H5ONa प्लस में क्या बनाएगा यहाँ पे H2 बनाएगा। ये आपका सोडियम एसीटेट, ये आपका क्या हो गया दोस्तों सोडियम एसीटेट। यहाँ पे लिखने वाले हम लोग क्या लिखेंगे सोडियम एसीटेट। ये आपका क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या इथेनॉल है। मैं यहाँ पे आपको सुविधा के हिसाब से लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये बातें याद रहे, याद होना ही चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी बढ़िया से करना चाहते हैं तो आपको ये बातें पता होनी ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इथेनॉल जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा सोडियम एसीटेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस हमको चेक कर लेना है। तो बैलेंस करना मैंने आपको सिखा दिया है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो आप बैलेंस कर सकते हैं। मुझे डायरेक्टली बैलेंस करना यहाँ पे दिख रहा है कि बैलेंस नहीं है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ भी 2 लगा दिया, यहाँ भी दो लगा दिया। सारे यहाँ पे बराबर दिखेंगे। 6 दूना का 12, ये आपका बराबर, ये भी दिख रहा है 5 दूना का 10 और 2 12। 12 हाइड्रोजन है, अभी 12 हाइड्रोजन यहाँ भी। तो आप सीधे सीधे इसको बैलेंस कर लेंगे अगर सीख जाएंगे तो, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली इसको कर दिया। अब देखिए आगे, आप देखिए आपके पास सवाल नंबर यहाँ पे सी है ना। सवाल नंबर आपके पास क्या सी है। तीसरा पार्ट में देखिए किसके लिए हमें लिखना है अभिक्रिया। यहाँ पे लिखना है हमें यहाँ पे इथाइन एवं हाइड्रोजन का। किसके लिए लिखना है इथाइन एवं हाइड्रोजन के लिए अभिक्रिया यहाँ पे लिखना है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो इथाइन आपके पास दिखेगा। ये आपका क्या है आपका इथाइन, ये आपका क्या है हाइड्रोजन है। तो दोनों के साथ क्या करना है अभिक्रिया कराना है, ठीक है ना। दोनों का क्या करना है यहाँ पे अभिक्रिया कराना है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इथाइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है C2H2। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है C2H2। और किसके साथ अभिक्रिया कराना है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराना है ना। किसके उपस्थिति में निकेल की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा इथेन बनेगा। मैं यहाँ पे आपको इसका अभिक्रिया बता देता हूं, ध्यान से इसको देखिएगा समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इथाइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास C2H2। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है C2H2। किसके साथ इसका रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजन के साथ। किसके उपस्थिति में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कराना है इसका अभिक्रिया कराना है। तो क्या बनेगा इथेन बन जाएगा। क्या बनेगा इथेन बन जाएगा। ये आपका क्या है इथाइन है। आप अगर ध्यान से अगर पढ़े होंगे चैप्टर 4 में दिया गया है, मैं उसका वीडियो भी अलग से बनाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं समझा दे रहा हूं यहाँ पे इथाइन का जो अभिक्रिया होता है हाइड्रोजन के साथ किसके उपस्थिति में निकेल की उपस्थिति में। निकेल एक तरह का क्या है उत्प्रेरक। निकेल क्या है उत्प्रेरक। तो क्या बनेगा यहाँ पे इथेन बनेगा। क्या बनेगा इथेन बनेगा। बात समझ पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि तीसरा पार्ट भी आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं चौथे पार्ट की तरफ, ठीक है ना। अब लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे चौथे पार्ट की तरफ हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा, स्क्रीन में आपको चौथा पार्ट भी मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो चौथा पार्ट में यहाँ पे क्या दिया गया है उसको ध्यान से पहले आप पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद हम उसको हल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए चौथा पार्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही आसान है, एकदम बहुत आसान है ना। यहाँ पे क्या दिया गया है कि इथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल का अभिक्रिया लिखना है। किसके उपस्थिति में किसी अम्ल की उपस्थिति में। वो अम्ल आपका कुछ भी हो सकता है। अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों एसिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे एसिड बोलेंगे। तो आपको क्या करना है इथेनॉल का अभिक्रिया कराना है एथेनोइक अम्ल के साथ किसी भी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा यहाँ पे बोला नहीं किसको कराना है, बस बोल दिया है इथेनॉल का एथेनोइक अम्ल का। और कौन सा अम्ल के साथ कराना है ये नहीं बोला, किसी भी अम्ल के साथ बोल दिया। क्या बोला यहाँ पे किसी भी अम्ल के साथ आप कराइए, लेकिन करवाना किसको है इथेनॉल का। किसके साथ एथेनोइक अम्ल का, ठीक है ना। ये आपका अल्कोहल वाला हो गया समूह, ये आपका अम्ल वाला समूह हो गया, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। इथेनॉल आपके पास क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे खाली जगह हमको दिख रहा है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एकदम ध्यान से एकदम देखिएगा। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो फॉर्मूला होता है C2H5। यहाँ पे क्या होता है OH। और किसके साथ अभिक्रिया कराना है एथेनोइक अम्ल के साथ कराना है। किसके साथ अभिक्रिया कराना है एथेनोइक अम्ल के साथ कराना है। तो एथेनोइक अम्ल का अभिक्रिया यहाँ पे क्या होता है एथेनोइक अम्ल क्या लिखेंगे यहाँ पे CH3। यहाँ पे क्या लिखेंगे COOH लिखेंगे। बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखेंगे तो ऐसे जैसे हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया करवाएंगे ना तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका यहाँ पे जो बनेगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये बन गया आपके पास CH3, ये बन गया C, यहाँ बन गया O, यहाँ पे होगा O और यहाँ पे क्या बन गया
H5 बन गया। ये आपके पास क्या हो गया, प्रतिफल बन गया और इसी के साथ क्या बना यहाँ पे, जल का निर्माण हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो डी पार्ट था वो भी आपको समझ में आ गया कि इथेनॉल का जब एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या हम लोग को बनने वाला एक नया कंपाउंड बनेगा, एक नया यौगिक बनेगा, है कि नहीं। एक नया यौगिक यहाँ पे हम लोग को बन गया, यहाँ पे आपका जल का भी निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग यहाँ पे इस सवाल का आखिरी पार्ट में, आखिरी भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो आखिरी भाग में यहां से ध्यान से देखेंगे आप, तो क्या है यहाँ पे मेथेन और क्लोरीन बोला गया है कि मेथेन और क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, है ना। मेथेन और कौन सा है, क्लोरीन, किसके उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए हमें संतुलित समीकरण लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मीथेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन के लिए क्या होता है, CH4। किसके साथ करवाना है, क्लोरीन के साथ, है ना, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। किसके उपस्थिति में करवाना है, तो लिख देंगे यहाँ पे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां से क्या बनेगा, CH3Cl प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे या क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, बात बराबर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मिथाइल क्लोराइड भी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। दोनों सेम ही नाम है। अरे तो आप पहले जानते हैं आपका हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना। तो आपको क्या समझ में आ गया कि जब मीथेन का अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसके उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ना, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा आपको, क्लोरोमीथेन मिलेगा और एक नया उत्पाद क्या मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का जो ये वीडियो है आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था जो मैं यहाँ पे सवाल लेकर आया था। तो आज जो मैं यहाँ पे सीरीज स्टार्ट किया हूं दोस्तों, ये पहला भाग है। ठीक है ना, ये आपका पहला भाग है। इसी तरह के बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। फटाक इस वीडियो को अपलोड करने के बाद तुरंत मैं नया वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है ना, तब तक इस वीडियो को देखिए, समझिए और इसके अगले भाग का, अगले पार्ट का वेट कीजिए। तुरंत मैं अगला वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं आज यहाँ पे बात बताया हूं, जो समझाया हूं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसी तरह के वीडियो में आगे भी बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बोर्ड का तैयारी करते रहेंगे। ठीक है ना, पूरे धाकड़ तरीका से, पूरे मजबूती के साथ, जोर शोर से एकदम तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है ना, तो ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है ना, और हम लोग मिलते हैं इसके अगले भाग में नए वीडियो के साथ, एक नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ, और बढ़िया से हम लोग तैयारी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई अच्छा से करते रहिएगा, बोर्ड का तैयारी में लगे रहिएगा, है ना। चलिए ठीक है, जय हिंद।